हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंकर प्रसाद जीबीएफ स्कूल की तरफ से आप लोगों को कक्षा 10 का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं। इतिहास पढ़ाने से पहले, पाठ शुरू करने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले जो अपनी ये अनुक्रमणिका है इसका एक छोटा सा एनालाइजेशन, छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। कुल 8 पाठ हैं कक्षा 10 में। जो पहला पाठ है वो बता रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप महादेश में 44 देश हैं, तो इन 44 देश में कुछ ऐसा हुआ, इन 44 देश में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो पहले राजतंत्र था, लोगों का राजा में ज़्यादा लगाव होता था, लोगों को की श्रद्धा राजा में होती थी, जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसके वजह से यूरोप के सारे देशों में राष्ट्रवाद की लहर फैल गई। क्या उसके कारण थे, क्या उसके परिणाम हुए, उनसे क्या क्या हुआ, ये सब कुछ हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद है दूसरा, समाजवाद एवं साम्यवाद। ये जो व्यवस्था है इस किताब में, ये व्यवस्था प्रचलित हुई यूरोप के ही या फिर एशिया में भी। एशिया का एक जो देश है रूस, यूरोप से सटा हुआ, वहाँ पे ये जो व्यवस्था है ये पूंजीवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था के से अलग है। आप कह सकते हैं कि उसके विरोध में इस व्यवस्था को अगर एक भाषा में समझाया जाए तो ये ऐसा कुछ मानती है कि कोई भी इंसान किसी अमुक आदमी का अगर बेटा है तो सिर्फ इसलिए ही उसको सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं, सारे सुख, सारे आराम और नहीं मिल जाना चाहिए। इसका मानना है कि सभी बराबर हैं और सभी को प्रतिभा के आधार पर ही फल मिलना चाहिए। और किसी को भी, और ये कुछ ऐसा ही मानती है कि इस व्यवस्था में कोई एलन मस्क नहीं बन सकता, कोई बिल गेट्स नहीं बन सकता, कोई अंबानी नहीं बन सकता। ठीक है, हमारी जो भारत की व्यवस्था है वो मिश्रित व्यवस्था है, हम किसी भी एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाते। बुद्ध का देश है तो बुद्ध कहते हैं कि भाई किसी एक्सट्रीम की तरफ मत जाओ, तो हम भी वही करते हैं। ना तो हम बहुत ज़्यादा पूंजीवादी हैं, ना हम बहुत ज़्यादा समाजवादी हैं, हम बीच के राह पे चलते हैं। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था है। ठीक है, तीसरा जो अध्याय है ये है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन ये किन देशों की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इन देशों में किन कारणों से राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, ये पाठ इस बारे में हमें बताएगा। उसके बाद अगला है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में भी जैसा कि आप सब जानते हैं पहले भी राजतंत्र था। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनता था। फिर अंग्रेज आए, उपनिवेशवाद आया, हमारे आर्थिक संसाधनों का ज़बरदस्त शोषण हुआ और फिर कुछ हमारे जो नेता लोग थे और कई समझदार लोग जो थे वो इन चीज़ों को भांपे, इन चीज़ों को समझे और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये लोग विरोध करना शुरू किए। और फिर देखते देखते जो ये भारतीय जो क्षेत्र है, वो भारत में जो बसने वाले लोग हैं वो सब के अंदर वो राष्ट्र वाली जो फीलिंग है कि अरे हम एक हैं और हमारे संसाधनों का ये लोग गलत यूज कर रहे हैं, एकजुट हुए और फिर 1947 को
अंग्रेजों को टाटा बाय बाय कर दिया गया। फिर अगला जो है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस अध्याय में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से, तो शुरुआत में तो ये अध्याय उसी से शुरू होगा कि किस तरीके से हमारे आर्थिक संसाधनों का ब्रिटिश के लोग दोहन कर रहे थे, किस तरीके से दूह रहे थे बिला बुला के हमको। तो फिर वापस कैसे अपनी जो ये लड़खड़ाती हुई जो पहिया है, किस तरीके से हमारा पहले कुटीर उद्योग ख़त्म हुआ, कैसे हमारे सारे उद्योग एकदम से ख़त्म हो गए, भारतीयों का कहीं उद्योग में कुछ लेना देना नहीं रहा। तो वापस से फिर भारतीय लोग अपने उद्योग को किस तरीके से पटरी पे लाए, भारतीय लोग फिर किस तरीके से उद्योग में आए, उन सब बातों पे ये हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। भारत में किस तरीके से शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई, किन कारणों से तेजी आई, क्यों लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट होने लगे, इन सब बातों पे हम लोग इस पाठ में चर्चा करेंगे। व्यापार एवं भूमंडलीकरण। उपनिवेशवाद आया था, उसके बाद से जाहिर सी बात है जो भी सरकार आएगी कुछ ऐसी ही नीति आएगी। कहते हैं दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीते हैं। तो एक आया था व्यापारी बन के आए थे अंग्रेज, शासक बन गए हमारा, शासक बन करके शासन करके हम पे हमारा भला नहीं किए, हमारे आर्थिक संसाधनों का दोहन किए। तो बाद में जो सरकार आई जाहिर सी बात है उसकी नीति उतनी खुली हुई नहीं थी, वो दूसरे देशों से व्यापार करने में हिचकती थी, डरती थी, बड़ा ही क्लोज तरीके का था सब कुछ। लेकिन फिर मनमोहन सिंह आए और लगा कि बदलते समय में नीतियों में बदलाव करना चाहिए। 90 का दशक था, विदेश जो ये आर्थिक नीति थी उसमें बदलाव आया, दूसरे देशों से हम व्यापार करने लगे और दूसरे देशों को हम अपने यहाँ भी व्यापार करने के लिए बुलाने लगे। तो ये वो समय था। फिर उन सब के बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। और जो ये अंतिम पाठ है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेस का जो कल्चर है, प्रेस की जो संस्कृति है, उसकी भूमिका, उसका क्या योगदान था, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था जिससे कि राष्ट्रवाद फैला भारत में। ठीक है, यहाँ के लोगों को में, यहाँ के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना आई, उसमें प्रेस की क्या भूमिका थी, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। इसी के साथ अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अब हम लोग अपने पाठ पे आ जाते हैं। पाठ है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप, जैसा कि आप सब जानते होंगे, एक महादेश, 7 महादेशों में से एक महादेश है यूरोप। इसमें कुल 44 देश हैं। कितने देश हैं? 44 देश हैं। इन 44 देश में राजतंत्र था, राजा का बोलबाला था। लेकिन कुछ हुआ ऐसा जिसके वजह से राजतंत्र राष्ट्रवाद में बदल गया। क्या है ये राष्ट्रवाद? आइए पहले इसको समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र का मतलब होता है
देश, नेशन, और वाद का मतलब होता है लगाव, अर्थात अपने देश से जो लगाव है उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी चेतना है, एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी अनुभूति है जिसकी वजह से हम अपने देश से जुड़ाव, लगाव को महसूस करते हैं, जिसके वजह से कोई भी आदमी अपने देश से लगाव या जुड़ाव को महसूस करता है। ये वैसे लोगों के बीच में एकता का संचार करता है। राष्ट्रवाद वैसे लोगों के बीच में एकता का संचार करता है जो किस तरीके से भौगोलिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे क्या है, जिनका भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बैकग्राउंड जो है वो एक है, वैसे लोगों में ये एकता का क्या करता है, संचार करता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो फैला उसके पीछे कुछ कारण थे। उसमें जो सबसे पहला कारण था वो ये था कि लगभग 14 से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में आ गया था पुनर्जागरण। एक नया क्लास उभर रहा था, मिडिल क्लास, जो दूसरे जगहों पे जा करके, जहाँ जहाँ फ्रांस का उपनिवेश था वहाँ पे जा जाके जो मर्चेंट लोग जो व्यापार कर रहे थे ना, तो व्यापार से क्या हो रहा था, एक बीच का जो एक वर्ग था ना, मिडिल क्लास, वो पैसे वाला बन रहा था। और वो जो पैसा वाला वर्ग था उसको अब ये लग रहा था कि यार राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, फलाना का बेटा ही फलाना बन रहा है, वो लोग जब देखो वही नीति ले आता है, अपने मन मुताबिक नीति लेकर के आ जाता है देश में। तो ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। और इसके अलावा कई फिलोसफर भी आ रहे थे, वो लोग अपने नाटक के जरिए, प्ले के जरिए, अपने साहित्य के जरिए लोगों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का कर रहे थे प्रसार। ठीक है, तो इस समय मतलब पुनर्जागरण जैसा हो रहा था। ये उस समय के लोगों को, फ्रांस के लोगों को लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक है नहीं, यहाँ मतलब ये ऊंच नीच वाला जो सिस्टम है ना वो ठीक नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। तो ये जो पुनर्जागरण था, जो राइटर्स ला रहे थे, जो प्ले करने वाले लोग ला रहे थे, जो अखबार इन सभी चीज़ों के जरिए आ रहा था, तो ये पुनर्जागरण आ रहा था। तो एक कारण तो ये था कि लोगों को बात समझ में आ रही थी कि ये चीज़ ठीक नहीं है, कुछ अलग होना चाहिए। दूसरा था 1789 की क्रांति। 1789 में फ्रांस में हो गई थी क्रांति। उस क्रांति में क्या हुआ था, उस समय का जो राजा था ना, लुइस 16, उसको फ्रांस के लोग दे दिए थे फांसी, गर्दन काट के खत्म, और लोगों की सरकार आ गई थी। तो दूसरा कारण था ये। और तीसरा कारण था ये, भाई साहब, मिस्टर नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहले काउंसलर बने 1799 में, 1799 में ये काउंसलर बने। 1804 में फ्रांस के बने ये एम्परर बने। तब ये एक नेपोलियन कोड लेकर के आए, जिसके जरिए बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। जहां जहां
इनकी सरकार फैल रही थी, दूसरे देशों की सीमाओं में भी ये घुस रहे थे, उनकी सीमाओं को अपना फ्रांस का ही सीमा बनाते जा रहे थे। वहाँ पर ये जो ये नवयुग का जो संदेश था ये फैला रहे थे। उसमें सबसे पहला संदेश तो यही था, वंशवाद का विरोध। कोई अमुक आदमी का बच्चा है तो उसको ये अमुक सुविधा मिलनी चाहिए, इसका विरोध। ये इस तरीके का काम ये कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किए थे। ये वेट को स्टैंडर्डाइज्ड करना, फ्रांस में बैंक खोलना आदि आदि। तो ये सब जो आया था तो इससे लोगों के अंदर भी जागरण आ रहा था कि वाह ये सब सिस्टम तो बड़ा अच्छा है भाई, कि हाँ भाई फलाना आदमी का बेटा है तो वही वहाँ पे नहीं बैठेगा, मेरा भी बेटा बैठ सकता है, हम भी बैठ सकते हैं। तो ये तो एक रीज़न ये भी नेपोलियन का। तो ये 1804 में बने एम्परर। 1815 में जितने मित्र देश थे जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन लोगों को लगा कि यार ये मामला ठीक है नहीं, सब मिले और इनको वाटरलू के युद्ध में हरा दिया गया। उसके बाद इनको भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया फ्रांस से। और एक जगह है सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, वहां पे इनको निर्वासित करके भेज दिया गया। और कहते हैं पेट के कैंसर से शायद 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट स्वर्गीय हो गए। तो अभी तक हम लोग देखें कि जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला है उसके 3 कारणों पे अभी हम चर्चा कर चुके हैं। पहला था आपको पुनर्जागरण, दूसरा था 1789 की क्रांति और तीसरा था नेपोलियन का सैन्य अभियान। अब जो 1815 में इनको हराया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो उस समय एक आदमी आया नजर में जिसका नाम था मेटरनिक। ये थे ऑस्ट्रिया के चांसलर और ये बहुत ही प्रतिक्रियावादी किस्म के आदमी थे। प्रतिक्रियावादी मतलब प्रतिक्रियावादी वैसा आदमी होता है जिसको किसी तरीके का सुधार नहीं पसंद, जो व्यवस्था चली आ रही है उसी व्यवस्था को कायम रखना है। कंजर्वेटिव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो ये आदमी उसी तरीके का था और ये 1815 में पूरा कोशिश किया यही कि जो पुरानी व्यवस्था थी मतलब 1789 के युद्ध के बाद, लुई 16 के बाद जो यहाँ पे लोगों का शासन आ गया था, या फिर नेपोलियन आकर के जो ये फ्यूडलिज्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिए थे, वंशवाद का विरोध किए थे, इस सब व्यवस्था को खत्म करके फिर से वापस से राजतंत्र की व्यवस्था को लाया जाए, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था।
यही है मेटरनिक, यही ये साहब हैं मेटरनिक। ये थे काउंसलर थे, कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के ये काउंसलर थे। हाँ ठीक है सर, हम जा रहे हैं, 4 बजे के बाद आएंगे। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक मेटरनिक जो ये 1815 के जो वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी, उस समय के जो सबसे हाईलाइटेड आदमी थे वो यही थे। सारे मित्र राष्ट्रों को एकत्र करके नेपोलियन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो इन्हीं के, आप कह सकते हैं एक तरीके से गाइडेंस में या नेतृत्व में किया गया था। तो ये सब सिस्टम लेकर के आए थे। ये क्या किए कि जो इटली था ना, उसको कई राज्यों में क्या कर दिए, विभाजित कर दिए। देखिए जैसे कि क्या कर रहे हैं, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। पहला काम ये किया। वियना सम्मेलन में जब मेटरनिक आए तो क्या किए, जो बुर्बो वंश था, बुर्बो वंश वही लुई 16 वाला, लुई 16 से भी पहले हुए लुई 14, वो और थे भयानक, वो कहते थे मैं ही राज्य हूँ। फिर आए लुई 15, वो कहते थे कि मैं भगवान हूँ। फिर आए लुई 16, जिनके समय में हो गया फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो बाद में उसी वंश को स्थापित किया गया 1815 के बाद, और सम्राट फर्डिनेंड को इटली का सिसिली और नेपल्स दे दिया गया। उसमें जो रोम का जो राज्य था वो दे दिया गया किसको, पोप को। उसके बाद जो लोम्बार्डी और वेनेशिया था उस पे ऑस्ट्रिया अपना प्रभुता कायम किया। हम लोग थे यहाँ पे। हाँ, ये वियना जो सम्मेलन है, ये उसके क्या है, इस परिणाम है कि मोडेना और टर्कनी के प्रांत को हैब्सबर्ग राजवंश को दिया गया। हैब्सबर्ग राजवंश भी ऑस्ट्रिया का ही था। जेनेवा और सर्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी का जो 39 रियासत का संघ था उसको भी कायम रखा, उसको मिलाया नहीं, और उस पर इनडायरेक्टली क्या किया, ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित कर दिया। ये हर संभव प्रयास किया कि जर्मनी या इटली में कहीं से भी राष्ट्रीयता का भावना ना जगे। तो नेपोलियन युग के बाद आ गया किसका युग, मेटरनिख का युग। ये चला आपको लगभग 1815 से लेकर के 1848 तक। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े इस पे,
क्या क्या पढ़े? यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया उसके पीछे के क्या क्या कारण है? सबसे पहला क्या था? क्या था? यूरोप में पुनर्जागरण। दूसरा कारण क्या था? दूसरा था फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुआ। थर्ड था नेपोलियन का सैन्य अभियान। और चौथा था मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी जो नीति था ना, ये लोग भाप नहीं पाए थे। जो ये प्रतिक्रियावादी नीति अपना रहे थे मेटरनिख लोग, ये लोग जो अंदर अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना जो फैली थी ना फ्रांस में, उसको भाप नहीं पाए थे। उसी के विरोध में फिर वापस से 1789 के बाद फ्रांस में 1830 में लड़ाई हुई और फाइनल लड़ाई हुआ फिर 1848 में। इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों फैला। ठीक है। 1789 की क्रांति के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा डिटेल हम फिर से आपको बता देते हैं ताकि वापस से सब कुछ याद हो जाए कि 1789 का क्रांति हुआ क्यों था, क्यों हुआ था। पहला क्या था? फ्रांस में जो ये राजतंत्र व्यवस्था थी ये लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। दूसरा, जो उस समय के राजा थे लुईस 16 बहुत ज्यादा निरंकुश शासक थे। कैसे शासक थे? निरंकुश, जिसपे कोई अंकुश ना हो, जो बेरोक टोक काम करे, उस तरीके के शासक थे। तीसरा क्या है? फ्रांस में क्या था?
इस समय जब राजतंत्र था तो एक था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल जो था उसके 3 लोग थे, 3 पार्ट था उसका। पहला पार्ट था पादरी, दूसरा पार्ट था कुलीन और तीसरा पार्ट था जनसाधारण। इसमें होता ये था कि लोग बड़ा चालाकी से ऐसा सिस्टम बनाए हुए थे कि देश में जब भी ये बैठक हो, एक तो ये पिछला 175 वर्ष से हुआ ही नहीं था। स्टेट जनरल की कोई बैठक पिछले 175 वर्ष से हुई नहीं थी। और अगर होती भी तो क्या करते थे लोग, ये जो पादरी या कुलीन दोनों मिले हुए रहते थे, दोनों का वोट मिल करके इसके वोट पे हो जाता था ज्यादा, तो जो ये दोनों मिलकर कानून बनाते थे वही कानून बन जाता था। नतीजा ये होता था कि सारा लायबिलिटी उठाता था जनसाधारण, सारा लायबिलिटी उठाता था जनसाधारण। जो भी टैक्स है, जो भी सरकार को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो भी टैक्स है वो पे ये करता था और नियम कायदा बनाते थे ये लोग। सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहा था ये दोनों, और इसके पास कोई सुविधा भी नहीं और सारा टैक्स दे ये। तो ये बड़ी ही विसंगत सी जो स्थिति थी वो उस समय बन गई थी। उसी के विरोध में हुआ 1789 का क्रांति। तो लेकिन और उस पर से स्टेट जनरल का बैठक जो पिछले 175 वर्ष से हुआ ही नहीं। स्टेट जनरल की बैठक एक 175 वर्षों से हुई नहीं। चौथा आप समझ ही रहे होंगे क्या था। ये जो तीनों वर्ग था, इन तीनों के बीच में क्या थी, बहुत ज्यादा असमानता थी। समाज तीन वर्गों में विभाजित था। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। और क्या था, इनके बीच काफी असमानता थी। चौथा क्या था, सारा टैक्स जन साधारण को देना था। तो इसी के साथ बच्चों अब हम लोग आज का क्लास खत्म कर रहे हैं, लेकिन खत्म करने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने गए हैं वो क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है, राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति जुड़ाव, है कि नहीं।
राष्ट्र के प्रति जो ये लगाव, जो ये जुड़ाव वाली जो फीलिंग है, जो ये अनुभूति है, जिसे कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक क्षेत्र में वैसे लोग जो कि सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, जिनका कि बैकग्राउंड एक है, उनके बीच में क्या करता है, एकता का संचार करता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि यूरोप में राष्ट्रवाद आया क्यों। तो यूरोप में राष्ट्रवाद आया क्योंकि यूरोप में पुनर्जागरण का काल आ चुका था, लगभग 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में। दूसरा क्या था कि 1789 में जो वहाँ के जो निरंकुश शासक थे लुई 16, उसके अगेंस्ट में हो गया था, फ्रांस की में आ गई थी, फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई तो क्या हुआ कि जो दूसरे देश थे उनको भी ये लगने लगा कि हम भी अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, हमारे देश में भी हम चाहे ऐसा तो मतलब हो सकता है, राजा का शासन खत्म हो सकता है और सब लोग एक बराबर हो सकते हैं। जो फ्रांस में क्रांति आई तो उससे क्या हो गया, यूरोप के दूसरे देशों में भी ये जागृति आ गई, ये एक तरीके से कहिए कि खबर फैल गई कि ये जो कहते हैं ना स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, इन्हीं बातों पे फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ये जो विचार हैं ये क्या हुए, पूरे यूरोप में फैल गए। दो कारण हो गए। तीसरा कारण क्या था, नेपोलियन का सैन्य अभियान। नेपोलियन जहाँ जहाँ अपना सैन्य अभियान जा रहा था, जहाँ जहाँ उसका सैन्य अभियान जा रहा था, तो उसके साथ साथ ही नवयुग का संदेश भी जा रहा था। वो संदेश क्या था, वंश के आधार पे किसी को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे रिफॉर्म्स थे। इसके अलावा ये भी था कि जो दूसरे देशों की टेरिटरी में जा रहा था उसका अधिग्रहण करके वो अपने राज्यों में मिला रहा था, तो वो राज्य भी के लोगों को वो चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी। तो उसके अगेंस्ट में भी राष्ट्रवाद जो है सो दूसरे देशों में फैल रहा था। उसके बाद जब 1815 में जब नेपोलियन को हरा दिया गया और जो ये थे आपके वाटरलू के लड़ाई में, तो फिर जो मिस्टर मेटरनिख आए, मेटरनिख, तो उनके अंदर में जो वियना का कॉन्फ्रेंस हुआ, तो मेटरनिख वापस से क्या किए, वह मेटरनिख वापस से राजतंत्र व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहे और वो एक प्रतिक्रियावादी थे। तो वो बात भी लोगों को जमी नहीं, तो उसके अगेंस्ट में भी राष्ट्रवाद फैला। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके क्या क्या कारण थे, तो उस पर हम लोग चर्चा कर ही लिए कि फ्रांस में जो राजतंत्र व्यवस्था थी वो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। सेकंड में ये था कि जो लुई 16 थे वो बहुत ज़्यादा ही निरंकुश थे, मनमाना अपने जो मन में आता था वही नियम कायदा ले आते थे, अपना उनका खर्च बेहिसाब था, ऐशोआराम का जिंदगी था, जीवन था, और उन सब का जो टैक्स है वो इस जनसाधारण पे क्या करते थे, वो डाल दिया करते थे। ये बात लोगों को जमी नहीं कि सारा सुविधा आराम इन लोगों के पास और सारा टैक्स देने के लिए हम लोग, तो क्रांति हो गई। थर्ड, स्टेट जनरल की बैठक हुआ करती थी, इसमें लोग एक दूसरे का बात सुना करते थे, शायद इसीलिए ये सब नियम कायदा हुआ होगा। तो पिछले 175 वर्ष से ये हुआ ही नहीं था। चौथा, समाज जो है सो 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी, कुलीन और जनसाधारण। और जनसाधारण ही सारा टैक्स दिया करता था, इन दोनों को कोई टैक्स देना ही नहीं होता था। तो इसको लेकर के काफ़ी असमानता थी। वोट भी कहिए कि इस तरीके से था कि यही दोनों के पास जो वोट का मेन अधिकार था, ये दोनों मिल जाते थे तो बहुमत इधर ही हो जाता था और जो ये लोग चाहते थे वही कानून बन जाया करता था। तो इन सब के कारण ही 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।